गाय के दूध का मूल्य 35 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और भैंस का दूध 53 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के दर से उनको भुगतान किया जा रहा है। जो चिलिंग प्लांट्स और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, सभापति महोदय 15 बल्क कूलर, एक मिल्क चिलिंग सेंटर है उस क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन इस पूरे सोसाइटी को मार्च 2026 तक 19.6 से 25,000 लीटर प्रतिदिन के तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 2019 से अब तक 33 टॉप नक्सली मारे गए हैं जो उनके स्थापित और महत्वपूर्ण लीडर थे। पिछले वर्ष में 16 CCM PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से 1149 LWE कैडर मारे गए हैं, 7,409 अरेस्ट किए गए हैं और 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और महोदय, इसका रिजल्ट यही है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के कारण आज दूध उत्पादन में हमारा देश विश्व में पहले स्थान पर, लेकिन यह क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में जो पशुपालक हैं और जो दूध उत्पादन है वो ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में, मात्र 37% संगठित क्षेत्र में है और 63% असंगठित क्षेत्र में। मंत्रालय लगातार राज्य सरकारों के सहयोग से इस पूरे उत्पादन को संगठित क्षेत्र में लाने का लगातार प्रयास कर रही है ताकि पशुपालकों को उनका उचित मूल्य दूध का मिल सके। आज असंगठित क्षेत्र में होने के कारण ज्यादातर बिचौलियों को इसका लाभ मिलता है, तो इसलिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी राज्य सरकारों को जगह जगह सहायता प्रदान कर रही है। माननीय सदस्य ने नांदेड़ जिला के बारे में पूछा है। नांदेड़ जिले में महाराष्ट्र सरकार से कोई नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट की कोई परियोजना प्राप्त नहीं है। हम जो परियोजना स्वीकृत करते हैं वो राज्य सरकार से आता है, उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर हम तय करते हैं। लेकिन NDDB ने राज्य सरकार के सहयोग से विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ किया। यह योजना महोदय 16 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ और माननीय सदस्य को बताने में मुझे खुशी है कि उस पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में 328 गांव इस डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं। 3,167 इस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और लगभग 19.6 हजार लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ वहां के किसानों को मिल रहा है, दूध उत्पादकों को मिल रहा है। गाय के दूध का मूल्य 35 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और भैंस का दूध 53 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के दर से उनको भुगतान किया जा रहा है। जो चिलिंग प्लांट्स और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, सभापति महोदय 15 बल्क कूलर, एक मिल्क चिलिंग सेंटर है उस क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन इस पूरे सोसाइटी को मार्च 2026 तक 19.6 से 25,000 लीटर प्रतिदिन के तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। माननीय सदस्य ने पूछा है देसी नस्ल गाय का जो नस्ल सुधार की दिशा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार योजना चला रही है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।
एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का और दूसरा टेक्नोलॉजी है आईबीएफ का। आईबीएफ की टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के पहुंच से बाहर की चीज है, इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो विकसित किया है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाल घर से लॉन्च किया था और उस कार्यक्रम में माननीय सभापति महोदय आप भी उपस्थित थे तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में, और इस कार्यक्रम को उन्होंने लॉन्च किया सेक्स सॉर्टेड सीमेन को। अब मात्र 250 रुपये में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध होता है और ये तीन होता है 700-750 रुपये का। ये सभी किसानों की उपलब्धता के और उनके रीच के अंदर आता है, तो इसलिए ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग वहाँ किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस योजना को लगातार चला रही है। किसानों पशुपालकों के दरवाजे तक जाके उनके घर में जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने का पूरी योजना है। उसके लिए पूरे सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध है सभी राज्यों के पास, सभी केंद्रों में। जो जितना करेंगे उससे, और भारत सरकार यह लक्ष्य लेके चल रही है कि जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान है उसका प्रतिशत हम 70 से 75% तक ले जाएं ताकि देसी नस्ल में सुधार हो सके। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है, अब तक 2,12,000 कृत्रिम गर्भाधान नांदेड़ जिले में किए गए हैं। उससे 1.20 लाख किसानों को लाभ हुआ है और उसका फायदा होता है। मैं आपको सभापति महोदय एक और बात सदन को ज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसके इस्तेमाल से 90% फीमेल काफ होती है। उसके कारण जो आवारा पशुओं की एक समस्या है उसका भी एक निदान है। तो कृत्रिम गर्भाधान सरकार अपने स्तर पर पूरे तत्परता के साथ उसको करा रही है और नांदेड़ जिला में भी पूरी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी पटेल जी। धन्यवाद सर। माननीय सदस्य को हम ये बताना चाहेंगे कि जो नांदेड़ जिले में जो हमने आपको बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई है, उसमें पूरे विदर्भ के 8 जिले और मराठवाड़ा के 7 जिलों को मिलाकर यह परियोजना प्रारंभ की गई है। और पूरे अगर उस क्षेत्र में अगर को देखें तो 44,881 सदस्य इसके हैं। 2,494 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैंने बताया था सिर्फ नांदेड़ की बात, अब मैं मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों की बात बता रहा हूं। 2,494 गांव इसके साथ हैं और 3,515 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा भी उस पूरे क्षेत्र में अमूल मिल्क यूनियन, सावरकांटा मिल्क यूनियन, मस्काती डेयरी, बीजापुरी डेयरी, हेरिटेज डेयरी, साईं कृपा डेयरी और नमस्कार डेयरी, ये सभी अलग अलग, इसके अतिरिक्त अलग अलग सभी डेयरी सोसाइटियां जो हैं वो दूध संग्रहण का काम वहां कर रहे हैं। 2010 में 1005 लोगों की मौत हुई थी वर्ष 2010 में, जो 2025 में घटकर 100 रह गई है, यानी 90% की कमी हुई। 2010 की 1936 हिंसक घटनाएं हुई थी जो 2025 में घटकर 234, यानी उसमें 88% की कमी आ गई है। 2010 में 465 प्रभावित थाने थे जो 2025 में घटकर 119, यानी 74% की कमी हुई है। महोदय 2034 के 126 प्रभावित 2014 में 126 प्रभावित जिले थे जो 2025 में घटकर मात्र 8 रह गए हैं, यानी कि 94% की कमी आई है। 2014 में 10 प्रभावित राज्य थे, 2025 में घटकर
3 रह गए हैं, जिसमें 70% की कमी आई है। महोदय, जून 2019 से अब तक 33 टॉप नक्सली मारे गए हैं, जो उनके स्थापित और महत्वपूर्ण लीडर थे। पिछले वर्ष में 16 सीसीएम पीबीएम न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से 1149 LWE कैडर मारे गए हैं, 7,409 अरेस्ट किए गए हैं और 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और महोदय, इसका रिजल्ट यही है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री उज्ज्वल देवराव निकाम जी। Sir, the fundamental principle of criminal jurisprudence behind the deterrent sentence is not only to deter the very criminal, but to give the strong message to the like-minded people in the society. So my straight question to the Honorable Minister, what concrete measures are being taken to strengthen the prosecution, expediting the trial, and improving conviction rate so that impact of the law acts as a deterrent purpose? Honorable Minister. महोदय, जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए हमारी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के साथ मिलकर जो भी एफआईआर हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हम कोऑर्डिनेशन के साथ उस पर कार्रवाई जो राज्य सरकार और न्यायालय के द्वारा होता है उसमें हम सहयोग करते हैं। इसमें महोदय, चाहे कोई व्यक्ति संलग्न हो, चाहे कोई संगठन संलग्न हो, और इसके लिए एनआईए जांच, नेशनल जांच एजेंसी है, जो इस प्रकार के हिंसक घटनाओं के लिए और जो देश के लिए हितकर नहीं है, वैसे व्यक्तियों पर अगर राज्य सरकार देती है एनआईए को, तो हम उसका अच्छे से जांच करते हैं। और एनआईए के द्वारा जितने भी जांच इस मामलों में हुए हैं, चाहे वह इसका हो या आतंकवाद का, दोनों का आंकड़ा तो अलग अलग नहीं है, लेकिन 96% उसका दोष सिद्धि का दर है। और महोदय, इसमें एक अप्रोच यह भी है कि एनआईए के द्वारा जो जांच किए जाते हैं, इसके जितने भी, चाहे वह गैर कानूनी फंडिंग का हो, चाहे वह हिंसक घटनाओं का हो, चाहे उसके सपोर्ट का हो, चाहे वह किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होकर हमारे भोली भाली जनता को गुमराह कर हम उसको एक ठोस नीति के तहत लाकर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी न्यायालय बनाए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ने काफ़ी हद तक जो काम किया है, इसका प्रभाव पड़ा है। तो हम जांच, दोष सिद्धि और कार्रवाई और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से हम विधि व्यवस्था के साथ करके एक अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, और लेकिन इसको मैं लगता हूँ कि इसमें सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबका संयुक्त प्रयास है। अटल जी की सरकार में भी ये था, एक मिनट शांत रहो, अटल जी की सरकार में भी था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ और मोदी जी की सरकार में भी। केंद्र और राज्य मिलके जो है इसमें सहयोग करके खत्म कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र से मिलके बहुत अच्छा काम किया, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, और इसके बाद अब की सरकार भी कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारी सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है, और सब मिल के जुल के काम हुआ। अब 2 प्रश्न है इसमें मंत्री से कि इसमें 15 लाख रुपए की सहायता
जो नक्सल प्रभावित जिले थे वहाँ मिलती थी लगातार जब नक्सलवाद ये चल रहा था। अब यह है कि वो जैसे जैसे खत्म हुआ गया वो सहायता बंद कर दी गई। मेरा मानना है कि पुनर्वास में रिहेबिलिटेशन के काम के लिए वो राशि लगातार जिलों को जानी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। दूसरे जो आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन को आपने वेल इक्विप्ड किया है, वो मुझे लगता है पुलिस स्टेशनों में अभी भी स्थिति बहुत खराब है। इक्विपमेंट गाड़ियाँ इतनी नहीं है कि उस लिहाज से वो नक्सलियों का मुकाबला कर सकें, क्योंकि नक्सल तो खत्म हो रहे हैं, नक्सलवाद भी खत्म करना, उसके लिए जो है पुनर्वास रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक तरफ पुलिस फोर्स को मजबूत करना और दूसरी तरफ रिहेबिलिटेशन, ताकि लोग दोबारा उस तरफ न बढ़ पाए। इन दोनों कामों के लिए क्या हो रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सांसद महोदय का प्रश्न यह है, हमने पहले ही कहा कि राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ सरकारें इसमें जितना कोऑपरेशन करना चाहिए उतना कोऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। और जिस सरकार, हम कोई सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जिनका नाम इन्होंने लिया है, वह तो इस तरह असहयोग की बात करती थी कि जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई में संलिप्त होते थे और उस अधिकारियों पर संलिप्त मतलब कार्रवाई में जो सफलता प्राप्त करते थे, बहादुरी से लड़ते थे, उन पर भी एफआईआर करने की मंशा के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ी। या तो गृह मंत्रालय का और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि ऐसे बहादुर अधिकारियों को कोई कार्रवाई के चपेट में ना लाया जाए, इसके लिए हम लोग को बार बार पहल करनी पड़ती थी। इसलिए कि हम पुलिस बल के मनोबल को गिराकर हम नक्सलवाद को की कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकते। जहां तक महोदय इन्होंने पुनर्वास की बात कही है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की नीति है कि हम जन जागृति करते हैं, हम लोग को आत्मसमर्पण कराकर मूल धारा में लाना चाहते हैं। ना मानते हैं तब हम कठोर कार्रवाई करते हैं, और पुनर्वास की हमारी ठोस नीति है जो हम राज्यों के साथ मिलकर संचालन करते हैं। महोदय, जहां उच्च कैडर आत्मसमर्पण करते हैं उनके पुनर्वास के लिए हम 5 लाख रुपए देते हैं, अन्य कैडर को 2.5 लाख रुपए देते हैं। हथियार के साथ जो आत्मसमर्पण करते हैं उन प्रोत्साहन के अलावा हम वित्तीय प्रोत्साहन अलग से देते हैं। हम 10,000 की मासिक वाजिफा भी देते हैं। पुनर्वास नीतियाँ के तहत पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में वरीयता और छात्रवृत्ति देते हैं। घायल या अपंग व्यक्ति, महिला, पुलिस सहयोगियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि, आवासीय भूमि का सहयोग भी हम महोदय करते हैं। राज्य सरकार में नौकरी अनुदान और डीडीयू आवास में हम 2% का आरक्षण देते हैं, और अति प्रभावित जिलों को, अति प्रभावित जिले जो है उसको हम 30 करोड़ महोदय हम प्रति वर्ष देते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम 10 करोड़ की राशि देते हैं। और यह राशि महोदय हम देते रहेंगे तब तक जब तक कि यह नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए, और वह जिला जो प्रभावित रहेगा उसको देते रहेंगे। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है कि अब इस प्रकार की विशेष सहायता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।